अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने जैसे डिस्कशन की थी स्ट्रेटेजिक चॉइस के ऊपर एंड इन स्ट्रेटेजिक चॉइस वी एक्चुअली अंडरस्टूड अ मॉडल दैट वाज नोन एज आंसॉफ मैट्रिक्स। आंसॉफ मैट्रिक्स पे जो मैंने बात की थी दैट वाज हमने काफ़ी डिटेल्ड मॉडल उसको देखा था कि अगर बिजनेस प्लान करता है दैट दे वांट टू पर्टिकुलरली ग्रो एंड if a business really needs to grow, they have two options: either develop new products or go into new markets. Eventually, जब हम लोगों ने प्रोडक्ट और मार्केट की बात की थी तो उसके अंदर हम लोगों ने दो तीन बातें की थी, पर्टिकुलरली कि जनाब न्यू प्रोडक्ट हो और न्यू मार्केट हो तब क्या किया जाएगा, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो न्यू मार्केट हो तब क्या किया जाएगा। तो उसको हमने चार क्वाड्रेंट्स के अंदर बना दिया था, जिसके अंदर वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। दीज वर द फोर एरियाज जिसको हमने असेस किया था। डाइवर्सिफिकेशन में फिर मैंने आपके साथ बात की थी, दो तरीके की होती है, एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। होप वो कल वाली बात हमारे पास क्लियर थी एंड आज जरा हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर अगेन कल हम लोगों ने एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को देखा था और एक नॉन फाइनेंशियल कंसर्न को देखा था कि हाउ पर्टिकुलरली whenever we need to make a choice, do this or do that, हम ये करें, हमारे पास ऑप्शन है, ये चीज करें, मार्केट डेवलपमेंट करनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। ये तो हमने एक क्वालिटेटिव डेटा को देखा था। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे जिसको हम बात करते हैं जहां हम कंसिडर करते हैं whenever we are making a choice, we need to see some financial प्रोस्पेक्ट भी देखेंगे उसका कि फाइनेंशियली हमें कौन सी चीज वाइबल है, कौन सी चीज हमारे वारे में आती है। उर्दू में बोला वारे में आती है, कौन सी चीज वाइबल होती है। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है जिस टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन डिसीजन मेकिंग। अच्छा जनाब, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। कहता है नैरो डाउन योर चॉइसेस, narrow down your choices, you will ultimately come up to a decision. तुम अपनी चॉइसेस को नैरो डाउन कर दो, तुम एक डिसीजन पे आ जाते हो। डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल काम है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि प्रेडिक्टेड होते हैं, डिसीजन लेनी है। कुछ होते हैं जो अनप्रोग्राम्ड इवेंट्स होते हैं। अब एक चीज, एक इसमें एक छोटी सी बात कर लेता हूं। देखो, जब भी मैं डिसीजन लेता हूं, कुछ प्रोग्राम्ड इवेंट्स होते हैं। प्रोग्राम्ड का मतलब होता है जो पता है आना है, प्रोग्राम्ड है, होगी चीज, तो हम पहले से उसके लिए कुछ तदाबीर तैयार कर लेते हैं प्रोग्राम्ड इवेंट्स के लिए कि जनाब हमने ये चीज यूं करेंगे, ये चीज, ये पैसे यहां से आएंगे, सब चीजें। कुछ चीजें होती हैं जो अनप्रोग्राम्ड होती हैं। अनप्रोग्राम्ड जब होंगी तो अनप्रोग्राम्ड के साथ कुछ अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटीज भी होंगी। जाहिर सी बात है, कभी कभी बिजनेसेस कुछ ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं आके जहां पर उनके पास दो से तीन ऑप्शन होते हैं, क्या करें जनाब। कल की मिसाल ले लेते हैं। फर्ज करें कल किसी की शादी थी, कल अगर किसी की शादी थी एंड दे वर डूइंग एन आउटडोर इवेंट, तबाह बर्बाद हो गया। यहां पर अगर मैं इस तरीके से बात करता हूं कि अगर वो लोग पहले से प्रिडिक्ट कर लेते कि जी फला 6 जुलाई को बारिश होने वाली है, क्या लोग इन चीजों को कंसिडरेशन कंटेक्स्ट में रखते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी आपसे एक बात की, ये मई में ही बात कर लेते कि जी जुलाई में मानसून सीजन शुरू होने वाला है, तो आया हमें शादी का इवेंट कंडक्ट करना चाहिए बाहर रोड पे या हम किसी बैंक्वेट में करें। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि मैं क्या शुड आई कंडक्ट। मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए के जी मैं रोड पे कंडक्ट कर लेता हूँ, ऑप्शन बी है जी मैं किसी बैंक्वेट में कर लेता हूँ। तो यहां पर हम जब ऑप्शंस में आ जाते हैं तो मेरे पास चॉइसेस होती हैं, शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट। यहां पर हम एक चीज का मदद लेते हैं जिसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक मॉडल है जिसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को जब भी कभी वो किसी चॉइसेस ऑप्शंस में आ जाता है तो वो ऑप्शंस में किस तरीके से वो उन ऑप्शंस को एडर करता है, किस चीज में जाना है। अगेन मैं बात बोलूंगा, ये फाइनेंशियल टर्म बताता है। ये हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल टर्म बताता है। यहां पर मैं आपसे छोटी सी बात करूंगा, यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा
अच्छा जी, यहां पर एक पर्टिकुलरली डिसीजन ट्री बनती कैसे, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी होगी, थोड़ा सा सोचना होगा जिस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर द एग्जाम्पल जहां पर लिखा हुआ है, और मैं आपको बताता हूं कि पर्टिकुलरली किस तरीके से पर्टिकुलरली डिसीजन ट्री ड्रॉ होती है। जब मैं डिसीजन ट्री ड्रॉ करने की बात करता हूं, देखो डिसीजन ट्री ड्रॉ करने के लिए डिसीजन ट्री जो है वो ड्रॉ करने के लिए हम किस तरीके से पर्टिकुलरली सिचुएशंस के अंदर देखते हैं। मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, डिसीजन ट्री ड्रॉ ही तब होती है जब हमारे पास दो चॉइसेस होती है। बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और टेक्निकली इसको इस फोरम पे पढ़ाना थोड़ा सा आपके लिए सवाल है। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? सवाल है, आर यू एबल टू हियर मी नाउ? ओके। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम डिसीजन ट्री की बात करते हैं, तो डिसीजन ट्री को समझने के लिए उसने हमें कुछ दो बातें की हैं। जरा चलें ये जरा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। कहता है द मैनेजर ऑफ एन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस हैज टू डिसाइड बिटवीन होल्डिंग अ फंड रेजिंग ऑक्शन इंडोर और आउटडोर। उसने बोला एक मैनेजर है, वो एक ऑक्शन कंडक्ट करना चाह रहा है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इंडोर कंडक्ट करेगा या वो आउटडोर कंडक्ट करेगा। यहां तक बात समझ में आती है? चलें आए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चीज करूंगा, मैं वो ये करूंगा, आई विल मेक अ नोड लाइक दिस। मैं ये स्क्वायर बनाऊंगा और मैं यहां लिखूंगा या तो इंडोर कंडक्ट होगा या आउटडोर कंडक्ट होगा। यहां तक शायद मैं सबको क्लियर कर चुका हूंगा। उसने मुझे एक बात बोली थी, दोबारा आइएगा। वो मुझे कह रहा है द मैनेजर ऑफ एन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस हैज टू डिसाइड होल्डिंग अ फंड रेजिंग ऑक्शन इंडोर और आउटडोर, या इंडोर या आउटडोर। तो यहां पर मैंने आपके साथ एक पर्टिकुलरली वो बना दिया कि या तो मैं इंडोर कंडक्ट करूंगा या मैं आउटडोर कंडक्ट करूंगा। एनीवन एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? आई होप नहीं होगा। यहां पर एक बात, सर ये जो आपने स्क्वायर बनाया है, ये जो स्क्वायर बनाया है, मेरी जान एक बात याद रखना, स्क्वायर जब मैं बनाऊंगा, मैं बहुत उर्दू में समझा रहा हूं ये बात, जब मैं स्क्वायर बनाऊंगा इसका मतलब जहां स्क्वायर बना हुआ तुम्हें दिखेगा, इसका मतलब है यहां पर डिसीजन ली जा रही है, यहां पर डिसीजन ली जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक सर्कल भी बनाऊंगा अभी आगे। इस सर्कल का मतलब होता है, इसको वैसे मैं सर्कल और स्क्वायर कर रहा हूं, इसको टेक्निकली कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। जैसे मैं लिख दूंगा नोड 1, नोड 2, नोड 3, अभी लिखूंगा जब मैं बनाता जाऊंगा। जब स्क्वायर नोड बना हुआ होगा इसका मतलब यह है कि डिसीजन ली जा रही है, और जानी अगर नोड सर्कल बना हुआ होगा इसका मतलब है यहां पर हमारे पास चॉइसेस हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? चॉइसेस हैं। ये बात बहुत जरूरी है समझने की। ये बात समझ में आएगी आपको, बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी। तो आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। व्हेन अ स्क्वायर हैज बीन मेड, इसका मतलब डिसीजन, क्योंकि यहां मैंने स्क्वायर जो बनाया है, यहां जो मैंने स्क्वायर बनाया है, एक मिनट में दोबारा बना देता हूं। इंडोर या आउटडोर, तो इनमें से मुझे कोई एक तय करना है डिसीजन के, या मैं फंड रेजिंग ऑक्शन इंडोर कंडक्ट करूं या आउटडोर कंडक्ट करूं। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलें आए आगे पढ़ते हैं। कहता है द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द इवेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वेदर बट ऑल्सो द डिसीजन टू होल्ड इट इंडोर और आउटडोर। ओके। Table 39.1 shows an expected net financial returns or economic returns from the event for each of the different circumstances. From the past weather record for August, there is 60% chance of weather to be fine and 40% chance of the weather to be poor. आओ सर,
आ जाएगी। उसने बोला कि अगर मैं इंडोर कंडक्ट करता हूं, या तो वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी, और अगर मैं आउटडोर कंडक्ट करता हूं तो सिमिलरली या तो पर्टिकुलरली वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी। तो इसको यूं समझते हैं, अगर मैंने इंडोर कंडक्ट किया, यहां बनेगा सर्कल, चॉइसेस है ना, या तो वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी, या तो वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी। अगर वेदर फाइन रहती है, उसने मुझे ये बताया कि द चांसेस ऑफ वेदर टू बी फाइन इज 60%, विच मींस 0.6। आपने देखा होगा ऊपर लिखा उसने, द चांस ऑफ द वेदर, द पास्ट वेदर रिकॉर्ड, द चांस, देयर इज 60% चांस फाइन एंड 40% चांस टू बी पुअर। तो इसका मतलब फाइन रहने की प्रोबेबिलिटी 60 है तो पुअर की 0.4 आ जाए। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ओ लेवल मैथ्स जब मैंने पढ़ी थी, मुझे ये सिखाया गया था बचपन में, किसी भी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, किसी भी चीज की होने या ना होने की। अगर मैं आपसे बोलूं सर हेड आए या टेल आए, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आप बोलते हो 0.5, 50%। मैं बोलूं टेल आए, आप बोलते हो 0.5, 50%। मैं बोलूं हेड आए या टेल आए, तो आप बोलते हो 1। ये आपने सुना था। इसी तरीके से यहां पर प्रोबेबिलिटी हमेशा, जैसे ये 100% है, तो उसने बोला कि 0.6 फाइन की है, पुअर की 0.4 है। इसी तरीके से अगर मैं इवेंट आउटडोर कंडक्ट करता हूं, अगेन यहां पर मेरे पास चॉइस है, या तो वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी, या तो वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी। अगर वेदर फाइन रहेगी तो उसके चांसेस कितने, 0.6, और अगर पुअर हो जाएगी तो उसके चांसेस कितने, 0.4। दोबारा, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर टू कंडक्ट अ फंड रेजिंग ऑक्शन इंडोर और आउटडोर। हमने बोला ठीक है जी, या तो इंडोर कंडक्ट कर लेते हैं या आउटडोर कंडक्ट कर लेते हैं, या इंडोर या आउटडोर। बोला अगर इंडोर कंडक्ट करूंगा या वेदर फाइन रहेगी या वेदर पुअर रहेगी। मैंने बोला ठीक है, या तो फाइन या पुअर, या फाइन या पुअर, ये जो आपने देख लें यहां पर जो मैंने बनाया हुआ, ये या तो फाइन रहेगी या पुअर रहेगी। इसी तरीके से या फाइन रहेगी या पुअर रहेगी, आउटडोर के अंदर भी दोनों की प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू। आगे चलते हैं। ओके, द इंडोर इवेंट विल कॉस्ट $2,000 एंड द आउटडोर इवेंट विल कॉस्ट $3,000। उसने बोला कि अगर मैं इवेंट इंडोर कंडक्ट करता हूं तो उसकी मुझे जो कॉस्ट कंडक्ट होगी वो होगी $2,000, कॉस्ट हमेशा यहां लिखूंगा। और अगर मैं आउटडोर कंडक्ट करूंगा तो उसकी कॉस्ट लगेगी मुझे $3,000। शायद किसी को एतराज नहीं होगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। दोबारा बोलूंगा, नोड्स जो बनाए, ये स्क्वायर बनाए, डिसीजन है। जब मैं सर्कल बनाऊंगा इसका मतलब चॉइसेस हैं। अभी इस पे आगे बात करता हूं। ओके, द डिसीजन ट्री बनाने। अच्छा, अब एक बात देखो, उसने लिखा है यूजिंग द ट्री डायग्राम विद होल्डिंग इन, दिस इज डन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, द पॉसिबल इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, ये सब में, ये बॉक्स को देखिएगा जहां वैल्यूज देनी है। अगर मैं फाइन वेदर होती है और इंडोर कंडक्ट करता हूं, अगर फाइन वेदर होती है और इंडोर कंडक्ट करता हूं, तो $5,000 का माल ऑक्शन होगा। अगर वेदर फाइन रहती है, दोबारा सुनिएगा, अगर वेदर फाइन रहती है और इंडोर कंडक्ट करता हूं तो $5,000 का, वेदर फाइन और इंडोर कंडक्ट किया तो कितने का ऑक्शन होगा, $5,000 का। अगर वेदर पुअर हो जाती है और इंडोर कंडक्ट करता हूं तो कितने का होगा, $7,000 का। $7,000 हो गया। अगर
अगर वेदर फाइन रहती और मैं आउटडोर कंडक्ट करता हूं ऑक्शन, तो $10,000 का ऑक्शन माल बिकेगा मेरा। यहां मैंने $10,000 लिख दिया, फाइन वेदर आउटडोर में। अगर पुअर वेदर होती और आउटडोर कंडक्ट करता हूं तो मैंने $4,000 का मेरा ऑक्शन होगा। ये मेरी डिसीजन ट्री यहां तैयार हो गई। अब मुझे फैसला करना, ये मैंने डिसीजन ट्री बना दी। नाउ आई हैव टू डिसाइड वेदर टू कंडक्ट इट इंडोर या आउटडोर। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? प्लीज मुझे यहां तक बताइएगा आप में से किस किस को कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो मैं आप लोगों को वो बात समझा दूं, वरना मैं आगे मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। इज एवरीवन क्लियर? को मुझे जरा बता दें मैसेज करके कि अगर किसी को नई बात यहां तक समझ में आई है, तो आई विल पर्टिकुलरली मेक यू अंडरस्टैंड अगेन, वरना फिर मैं इस पर बात कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे ये डिसाइड करना है, अब उस क्वेश्चन को छोड़ने, अब यहां देखें, या इंडोर या आउटडोर, या इंडोर कंडक्ट करूंगा या आउटडोर कंडक्ट करूंगा। अगर इंडोर कंडक्ट करता हूं तो भाई $2,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर इंडोर कंडक्ट करता हूं और वेदर फाइन रही, वेदर फाइन रही, तो 5,000 का माल बिकेगा। वेदर फाइन रही तो, वेदर फाइन होने के प्रोबेबिलिटी दी दी है। यहां पर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं कैलकुलेटिंग expected values for indoor। ओके, चलें जी, सबसे पहले इंडोर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं इंडोर कंडक्ट करता हूं और अगर मैं इंडोर कंडक्ट करता हूं और अगर वेदर फाइन रही, और अगर वेदर फाइन रही, फाइन वेदर रहने के अंदर मेरा $5,000 का ऑप्शन होगा। बट द चांसेस के अगर हो, तो उसके लिए हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी से, ताकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकें। हम अभी क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो दोबारा सुनो, अगर फाइन वेदर रही 5,000 का भी, बट फाइन वेदर रहने के चांसेस कितने? 0.6। तो नेट, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी $3,000। वेदर फाइन रही और अगर ऑक्शन हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा माल कितने का बिकेगा? $3,000 का। अगर वेदर पुअर हो गई तो हमारे पास ऑक्शन होगा 7,000 का, बट होने की चांसेस कितने? 0.4 के बिकेगा ये 7,000 का। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2,800। मैंने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मैंने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर एक बड़ी मजे की बात है, अगर मैं इंडोर कंडक्ट करता हूं तो यूं भी समझ लेते हैं, यहां पर इसको आसान समझने के लिए आपके लिए मैंने क्या किया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, हमें यहां पर आया 3,000 और यहां से आया 2,800। चॉइसेस हैं, वेदर फाइन हो या पुअर हो। अब जरा यहां पर सुनिएगा, वेदर फाइन हो या पुअर हो, जो नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आएगी, नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी 5,800। दोनों को हमने ऐड कर दिया। वेदर फाइन हो या पुअर हमें थोड़ी पता है, हमने तो बुरा सोच के चला ना, प्रोबेबिलिटी लगा दी हमने। वेदर फाइन हो या पुअर हो, नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,800। तो इसका मतलब हमने क्या किया था, यहां पर थोड़ी सी मैथ समझ लेते हैं। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था और 3,000 प्लस 2,800 हमारे पास कितना आ गया टोटल? 5,800। तो अगर मैं इंडोर कंडक्ट करता हूं, तो अगर मैं इंडोर कंडक्ट करता हूं
तो नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू है 5800, गौर से बात सुनिएगा, नेट एक्सपेक्ट, और इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है $2000। इसका मतलब इंडोर कंडक्ट करने में इवेंट मेरे पास जो नेट मुझे बचत होगी वो होगी 3800 की, 3800 की। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मुझे यहां पर फायदा हो रहा है पर्टिकुलरली, यूं देखो 5800 माइनस 2000 दैट इज 3800। अगर इंडोर कंडक्ट करता हूं मुझे कितने की बचत हो रही है, 3800 की बचत हो रही है। सिमिलरली अगर मैं अब यही कैलकुलेशन मैं करूंगा आउटडोर के लिए, कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर आउटडोर। अच्छा जी, आउटडोर में, अच्छा सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर आउटडोर लिखता हूं। अगर फाइन वेदर हुई तो ऑक्शन 10,000 का होगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.6 दैट इज $6,000। अगर पुअर वेदर हो गई तो $4,000 का ऑक्शन है, प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है 0.4, तो दैट विल बी 1600। तो नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी आ गई, मेरी नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 7,600। नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7,600। अगेन अब जरा मेरी बात, एक मिनट बात सुने, देखें मैं जो एक बात समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैंने फाइन वेदर या, अच्छा ये तो अभी आपके पहला सवाल है कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। वंस यू गेट यूज्ड टू सम क्वेश्चंस आप देन एंड देयर इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, आप सीधा सीधा, तो मैं दिखा रहा हूं आपको, आप डायरेक्ट कर लोगे। जैसे मैं ये कर रहा हूं 10 इंटू 0.6, यहां से आया आपके पास 6000, 4 इंटू 0.4 यहां से आया आपके पास 1600। याद करने के लिए, आसानी के लिए, जब भी चॉइस होगी, जब भी सर्कल बनाओगे, उर्दू में समझा रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट लाइक इट्स बिट लेम, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब सर्कल बनाओ, इसको नोड कहते हैं, जब सर्कल बनाओ इसका मतलब चॉइस ली जा रही है, इसका मतलब चॉइस, और चॉइस जब ली जा रही होगी तो जाहिर सी बात है इसमें हम ऐड कर रहे होंगे, या ये हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ फाइन थोड़ी रहेगी। हमने बोला फाइन हो या वेदर हो, टोटल नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई, 7,600। तो तुमने यहां लिख दिया 7,600, फिर तुमने 7,600 में से माइनस किया 3,000 जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो यहां से बचा 4,600, यहां से तुम्हें बचा $4,600। अब जरा मुझे एक बात बताएं, जरा यहां पर हजरात एक बात बताएं, विच वन इज बेटर, आउटडोर कंडक्ट करूं या इंडोर कंडक्ट करूं? ऑब्वियसली मैं ये देख रहा हूं कि अगर इंडोर कंडक्ट करता हूं तो 3,800 रुपए की बचत हो रही है, और अगर आउटडोर कंडक्ट करता हूं तो 4,600 रुपए की बचत हो रही है। ऑब्वियसली आउटडोर ऑक्शन करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं सीधा सीधा यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 लाइनें बना दूंगा, और इसका मतलब होता है मैंने ये ऑप्शन ब्लॉक कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने, ये ऑप्शन ब्लॉक कर दिया है। सो अल्टीमेटली हमारी डिसीजन क्या है, टू कंडक्ट the auction आउटडोर। अभी हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस को देख रहे हैं। तो फाइनेंशियल रीजन मुझे ये बताता है कि पर्टिकुलरली मेरे लिए आउटडोर कंडक्ट करना सबसे बेहतर है इस वक्त, फिलहाल राइट नाउ आउटडोर कंडक्ट करना हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, यहां पर मैं आपसे जरा एक दो, आई होप यहां तक आप सबको बात समझ में आई होगी। पहला सवाल हमने किया है, यू गाइज माइट हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि ये किस तरीके से होता है। एक छोटी सी बात करें, जरा थोड़ी सी एक इल्मी बात करते हैं। फर्ज करो
फर्ज करो इस सवाल में ये लिखा होता द चांसेस ऑफ वेदर टू बी फाइन इज 60%, पुअर नहीं लिखा होता, 40% नहीं दिया हुआ जो एग्जाम में दिया। ये हमारे पास एग्जाम में सवाल आया बहुत दफा, उसने सिर्फ लिख दिया द चांसेस ऑफ द इकोनॉमी इन रिसेशन इज 60%। तो तुम्हें अपना दिमाग खुद लगाना है, तो नो रिसेशन इज 40%। अगर इसने लिखा है सवाल में द चांस ऑफ द वेदर टू बी फाइन इज 60%, तो समझ जाना जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है, 100% से ज्यादा नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे पुअर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40% है। ये हम समझ जाए। ये एग्जाम में उसने हमने एग्जामिनर हमें बहुत तंग करता है इसके अंदर, ये मैंने बहुत आसान सवाल कराया है आपको, इट्स प्रिटी 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 इजी। मैं भी 3-4 सवाल कराऊंगा, फिर मैं एक सवाल ऐसा कराऊंगा दैट्स अ बिट लेंदी क्वेश्चन, वेरी लेंदी, बट अगर वो क्वेश्चन आपने मेरे साथ, मैं करूंगा एक दफा वो, आपने उस क्वेश्चन को 3 दफा घर पे करना, यू हैव टू डू इट 3 टाइम्स। इट्स वो मुश्किल सवाल नहीं है, बट वो इतने लेंदी केस स्टडी, जैसे ये मैंने नहीं, ये एक लेंदी क्वेश्चन होगा, वो उसमें इतनी लंबी कहानी है कि आपको प्रोबेबिलिटीज ढूंढना, वैल्यूज ढूंढना, सर्कल कहां बनाना है, डिसीजन कहां बनानी है, वो एक दफा आपने सवाल कर लिया, यू आर थ्रू टू इट। आई होप कि आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा कि हम डिसीजन और चॉइसेस किस तरीके से बनाते हैं। यहां पर चलें सर, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आप जरा ये बात देखें, कह रहे द डिसीजन ट्री शोन बिलो हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू असिस्ट अ मैनेजर विद अ डिसीजन टू ओपन अ स्टोर आइदर इन टाउन ए और टाउन बी। अच्छा देखो, उसने ये इस सवाल के अंदर उसने हमें डायग्राम बना के दिया हुआ है, लास्ट में मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए, या टाउन ए टाउन बी, अगेन मेरी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, स्क्वायर बना हुआ है। ओके, कहता है कि द एनुअल कॉस्ट ऑफ रनिंग द स्टोर इन टाउन ए इज 50,000, यहां लिख देते हैं 50,000 रुपए, कोई मसला नहीं है, और टाउन बी इज 75,000 रुपए, 75,000 यहां लिख दिया हमने। The annual economic results depends upon the state of the national economy, which could either be in recession or expanding. Based on the data, the chances of expanding economy is 0.7 and recession is 0.3. अच्छा, उसने बता दिया है कि expanding economy is 0.7 and recession is 0.3 and recession is 0.3. वही चीज के इसी तरीके से यहां पर expanding is 0.7, 0.3, यहां पर उसने बोला कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बोथ 1 and 2, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस ऑप्शन के लिए जाना है। आ जाए जी, सबसे पहले मैं वर्किंग करता हूं टाउन ए के लिए, टाउन ए। अच्छा, टाउन ए के अंदर या तो अगर इकोनॉमी रिसेशन में हुई, अगर रिसेशन में हुई तो टोटल रिटर्न कितना आएगा 60,000, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 18,000, ये टाउन ए की वैल्यू आ गई। और अगर एक्सपेंशन में हुई, तो इट विल बी 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 12 7 84 होता है ना आजकल, 84,000। प्लीज यार जरा कैलकुलेट जरा साथ कर लेना। हाँ, ओके, तो टाउन ए के अंदर अगर कंडक्ट करता हूं तो नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू would be how much, 84, 94, 94 और 8, 102, 1,02,000। टोटल रिटर्न कितना आ गया 1,02,000। तो सिंपल वही चीज यहां पर देखते हैं,
60,000 इंटू ये किया था तो हमारे पास आया 18,000, यहां से आया हमारे पास 84,000, हमने दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 1,02,000। इस 1,02,000 में से हम इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे 50,000, तो हमारे पास कितना बचा 52,000। तो हमें टाउन ए से बचत हो रही है कितनी 52,000 की। दोबारा बोल रहा हूं, टाउन ए से कितनी बचत हो रही है 52,000 की बचत हो रही है। डिसीजन ले ली। सिमिलरली लेट्स वर्क फॉर टाउन बी। टाउन बी के लिए वर्कआउट करते हैं। टाउन बी के लिए अगर इकोनॉमी रिसेशन के अंदर हुई, अगर इकोनॉमी रिसेशन के अंदर हुई तो पर्टिकुलरली इट विल बी 0.3 इंटू 80,000, और अगर एक्सपेंशन के अंदर हुई it will be 200,000 multiplied by 0.7, तो यहां से आ गया हमारे पास 24,000, और यहां से आ गया हमारे पास 2 लाख इंटू 7 हाँ 1,40,000। तो मेरे पास नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी 164,000। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले यहां से 1,02,000 आ रही थी, यहां से 164 आ गई। अगेन वही वर्किंग कर देता हूं आपके लिए। अच्छा जी, देखो क्या था, यहां से आया था हमारे पास 24,000, यहां से आया था हमारे पास 140,000, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया था 164,000। इसमें से 75,000 माइनस कर दें तो 25, कितना हो गया, यहां से हमारे पास बचा 89,000, यहां से हमारे पास कितना बचा 89,000। अब जरा एक बात देखें, आपकी नजर में कौन सा बेहतर है, टाउन ए या टाउन बी? ऑब्वियसली यू विल से टाउन बी। तो आप सिंपल क्या करोगे, 2 लाइनें बना दी, ये लाइन बनाना जरूरी है। यू ब्लॉक्ड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, आपने ब्लॉक ऑफ कर दिया है कि हम ऑप्शन बी के लिए, टाउन बी के लिए जाएंगे। आई होप ये आपको वर्किंग समझ में आई होगी, जो मैंने पूरी वर्किंग की है, और उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से टाउन ए या टाउन बी की अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ रही है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यहां तक आपको बात समझ में आई है? मैं एक और सवाल कराऊंगा, मैं एक और सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क के क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप करूंगा, फिर वो होमवर्क में करेंगे। अच्छा जी, कहता है the owner of a car repair garage is planning to expand the business. The two options are to build a forecourt to sell petrol or a construction showroom to sell car. तो जानिए उसने मुझे 2 बातें बता दी हैं, अगर आपको इधर से अंग्रेजी समझ में ना आए तो यहां भी देख लें, या तो पेट्रोल फोरकोर्ट बनाना है या कार शोरूम बनाना है। तो मैं सिंपल सबसे पहले काम कर लेता हूं, मैं यहां पर या तो फोरकोर्ट के लिए जाएंगे
या हम शोरूम के लिए जाएंगे, या हम शोरूम के लिए जाएंगे। दो ऑप्शन उसने शुरू, बस पहली लाइन पढ़ी है मैंने। द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल फोरकोर्ट इज एस्टिमेटेड 100,000 और बोल रहा है शोरूम 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा भाई लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कह रहा है कि भाई लाख रुपए लगेंगे, यहाँ पर कह रहा है भाई 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी पड़ेगी। दोनों की उसने हमें बात बता दी। चले ओके, सिंपल। The expected consequences of payoff during the expected lives of these investment will depend upon the level of demand in the economy as shown in the table. The probability of being low during the lifespan of this investment is 0.2 and high is 0.8. तो इसका मतलब फोरकोर्ट पे जाता हूं, या तो इकोनॉमी हाई होगी या इकोनॉमी लो होगी। इसी तरीके से शोरूम पे जाता हूं, या इकोनॉमी हाई होगी या इकोनॉमी लो होगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर इकोनॉमी लो है, इन्वेस्टमेंट इज 0. ओके, हाई की प्रोबेबिलिटी उसने हमें 0.8 दे दी है, लो की प्रोबेबिलिटी उसने हमें 0.2 दे दी है। अगेन हाई की 0.8 एंड 0.2 उसने प्रोबेबिलिटीज हमें दे दी, बता दिया उसने। अच्छा, अगर फोरकोर्ट पे जाता हूं और इकोनॉमी हाई हुई तो टेक्निकली $500 500,000 का रिटर्न है, और अगर लो हुई तो 400,000 का रिटर्न है। और अगर शोरूम पे जाता हूं, हाई हुई तो 800,000 और अगर लो हुई तो 200,000। अगेन उसने हमें बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, अब हम जरा वर्किंग कर लेते हैं। अगेन आ जाए, वर्किंग। ओके, if I go for forecourt, if it's high, so it's 500,000 multiplied by 0.8, that gives 400,000. If it's low, it's 400,000 multiplied by 0.2, that is 80,000. तो इसका मतलब यहां से मेरे पास कितना आ गया टोटल, इसको लिख देता हूं, वर्किंग फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, टोटल नेट expected value, that is 480,000. 480,000। तो यहां मैं बहुत प्यार से एक चीज लिख देता हूं, यहां से मुझे कितना आ रहा है 480,000 टोटल, इसमें से माइनस कर दूं 100,000 तो यहां से मुझे कितना बच रहा है 3,80,000। फोरकोर्ट से 3,80,000 बच रहा है। यहां भी आपको वर्किंग करके दिखा देता हूं, इसमें से इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर देता हूं 100,000, दैट इज 380,000। अच्छा, अब मैं अगर शोरूम के लिए करता हूं वर्किंग, शोरूम के लिए करता हूं, तो शोरूम के लिए आप देखो क्या कहता है। अगर हाई होगी सो इट्स 800,000 multiplied by 0.8, it is a 640,000। अगर लो होगी that will be 200,000 into 0.2, that is 2 to the 440,000। तो यहां से मेरे पास रिटर्न आ जाएगा टोटल 680,000। यहां से क्या आ जाएगा 680,000। तो अगर मैं यहां से 680,000 शोरूम से आता है, इसमें से माइनस कर देते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट, इसमें से माइनस कर देते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज 150,000। तो यहां से बच गया हमारा 580 530 530। तो एक बात देखें कि अगर मैं फोरकोर्ट पे जाता हूं, आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 380,000 एंड इफ आई गो फॉर शोरूम आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 580,000, जो कि मैंने वर्किंग पूरी वर्किंग आपको करके दिखाई हुई है नीचे। और यहां से ये हमारा 580,000 आ गया। ऑब्वियसली मेरे लिए फिर अगेन फोरकोर्ट जो है वो फीजिबल नहीं है,
फाइनेंशियली अगर मैं देखूं, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, तो आई विल गो फॉर द शोरूम ऑप्शन। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए जिसके अंदर एक डिसीजन ट्री बनी हुई आई है, एक डिसीजन ट्री आपको बना के दिखाई मैंने। अगेन दूसरी में भी मैंने बना के दिखाई आपको। अगेन ये बहुत इजी है। आई वुड वांट एवरीवन कि इन तीनों क्वेश्चंस की मुझे कल, आई वांट ये 3 ऑफ द क्वेश्चंस टू बी डन अगेन। ये तीनों क्वेश्चंस आप दोबारा करेंगे। मैं तीनों क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं, आप दोबारा करके मुझे एवरीवन विल इंडिविजुअली व्हाट्सएप इट एंड आई विल सी, फिर मैं आगे बात करूंगा। आई होप यहां तक आप सबको बात समझ में आई होगी। आज यहीं तक बात रखते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ कल बात होगी। थैंक यू सो मच।